ऑलमोस्ट वी आर डन विद द आईपीसी। बस एक लास्ट का जो एरिया है पनिशमेंट्स को लेके, उस पे मैं आपको एक ब्रीफ देने वाला हूं, उस पे आ जाओ अब, सेक्शन नंबर 53 पे। सेक्शन नंबर 53 आईपीसी, यस। सो इट इज टेलिंग अबाउट द पनिशमेंट्स। एक तो ये ध्यान में रखना है कि कभी कभी ना डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स कैन बी गिवन अंडर आईपीसी। सो इट इज डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के बाद सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिगरस इम्प्रिजनमेंट, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन। यहां से एक क्लॉज मिस कर दिया है, ठीक है, उसको ओमिट किया गया है, जिसको आप ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हो। कि पुराने जमाने में बिफोर द इंडिपेंडेंस काला पानी की सजा दी जाती थी, यस। तो उस काला पानी को कहा जाता था ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, कि एक व्यक्ति को एक जगह जाके छोड़ देते थे और टिल द लाइफ दैट पर्सन रिमेन्स ओवर देयर, या एक पर्टिकुलर पीरियड तक वहां पे रहेगा। तो आफ्टर द अमेंडमेंट्स इन आईपीसी हमने वो ट्रांसपोर्टेशन वाला कॉन्सेप्ट हटाया। तो आज के टाइम में हमारे पास 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट है, 5 काइंड्स ऑफ, ठीक है, 6 नहीं है। यहां पे 6 क्लॉज लिखा जरूर है, लेकिन आपके आंसर में 5 आना चाहिए, क्योंकि एक क्लॉज ऊपर से ओमिट हो चुका है। ये ध्यान रखना हमेशा। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को फॉरफिट करवा देना, फाइन इंपोज करना, इंप्रिजनमेंट देना। इंप्रिजनमेंट के दो अपने हिस्से हैं, रिगरस और सिंपल। रिगरस इंप्रिजनमेंट क्या होता है? लोगों से ज्यादा हार्ड लेबर करवाई जाती है, जितने भी आपके वहां पे एक्यूज प्रिजनर्स होंगे। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, 55 मैंने आपको बता दिया कि कैसे कम्यूटेशन किया जा सकता है। डेथ सेंटेंस को कम्यूट करके किसी भी सेंटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। और लाइफ इंप्रिजनमेंट को अगर कम्यूट किया जा रहा है तो व्यक्ति को 14 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जाएगी। कम्यूटेशन के बाद 14 से कम ही रहेगी वो, ठीक है। इट विल नॉट एक्सीड मोर देन 14 ईयर्स। तीसरी चीज 57 मैंने आपको बताया कि लाइफ इंप्रिजनमेंट को लेके अगर कोई कैलकुलेशन करनी है आपको, तो कितना लाइफ इंप्रिजनमेंट मान के चलेंगे? 20 साल। फॉर कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शंस, imprisonment of a life will be reckoned equivalent to 20 years, but it is not actually the life imprisonment। ये सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए है। तीसरी चीज, अमाउंट ऑफ फाइन की जब बात आती है, एक एक दिन नितिका जी ने सवाल भी पूछा था कि व्हाट हाउ मच फाइन कैन बी इम्पोज, ठीक है। तो एक तो हमें ये ध्यान में रखना है कि मजिस्ट्रेट्स की या जजेस की, सेशन जजेस हैं, एडिशनल सेशन जजेस हैं, या आपके मजिस्ट्रेट्स हैं, JM1C 2C या CJM, इन लोगों की लिमिट्स फिक्स की गई है, यस। उस लिमिट से ऊपर ये लोग नहीं जा सकते एज फार एज द फाइन्स आर टू बी इम्पोज। सेक्शन नंबर 28 में, 29 में ये लिमिट्स फिक्स है, ठीक है। 10,000, 5,000 या इससे ज्यादा जो है, सेशन जजेस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फाइन इंपोज करने की। लेकिन फाइन इंपोज करते समय कोई भी कोर्ट हो, मजिस्ट्रेट साहब हो, तो 63 आईपीसी को ध्यान में रखना है। क्या कहता है कि वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच द फाइन में एक्सटेंड, द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड बट नॉट बी एक्सेसिव। लिमिट कोई नहीं है, बट जरूरत से ज्यादा ही ना लगा दे, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अब इसको कैसे देखा जाएगा, एक्सेसिव और अनलिमिटेड का जो पॉइंट है, कैसे कैलकुलेट देखा जाए, कैलकुलेशन की जाएगी। सो अल्टीमेटली वी हैव टू सी किन सर्कमस्टांसेस में ऑफेंस हुआ है, विक्टिम की परिस्थितियां क्या है, एक्यूज की परिस्थितियां क्या है, इनके अकॉर्डिंगली हम फिक्स करते हैं। लिमिट कोई नहीं है, बट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक्सेसिवनेस डिपेंड्स अपॉन ऑल दीज फैक्टर्स। क्लियर? यस, इज इट क्लियर? राइट, राइट सर। ठीक है। इट कैन बी अनलिमिटेड बट इट शुड नॉट बी एक्सेसिव। ये मार्क कर लेना, एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज कि अगर कोई व्यक्ति फाइन नहीं देता है, ठीक है, आपने के ऊपर फाइन इंपोज किया, उसने फाइन नहीं दिया, तो फिर क्या किया जाएगा, ठीक है। व्हाट इट इज सेइंग, इन एवरी केस एन ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट एज वेल एज विद फाइन ऑल्सो। सजा भी है और फाइन की सजा भी साथ में है। in which the offender is sentenced to fine with or without the imprisonment. In every case, an offense punishable with imprisonment for or fine with fine only, in which the offender is sentenced to a fine. What is this? That in every case, an offense punishable with imprisonment or fine or
विद फाइन ओनली। देखो बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस आपको मिलेंगे जिनमें इंप्रिजनमेंट भी है, साथ में जुर्माना भी है, या कुछ एक ऐसे मिल जाएंगे जिनमें इंप्रिजनमेंट नहीं है, सिर्फ जुर्माना रखा गया है 1,000 2,000 5,000 वटेवर। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर वो व्यक्ति फाइन नहीं देता है, ठीक है, तो उसको लेके हम कितनी पनिशमेंट देंगे? ठीक है, तो उसको लेके क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 65 पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, सेक्शन 65 इसका जवाब देता है, द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी imprisonment in default of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment maximum fixed। अगर एग्जांपल दे रहा हूं, ए को कोर्ट ने एक ऑफेंस के लिए सजा सुनाई जिसकी सजा 10 साल है, प्लस इसको फाइन भी इंपोज किया गया 1 लाख रुपए का। ठीक है, ये सजा दी गई है, किसी सेशन कोर्ट ने शायद दी हो, और अगर ये व्यक्ति फाइन नहीं देता है तो फिर इसको एक्स्ट्रा इंप्रिजनमेंट के अंदर रहना पड़ेगा, ऐसा है। तो ये जो फाइन ना देने की जो सजा है वो कैसे देखी जाती है, तो मान लीजिए 10 साल मैक्सिमम सजा थी उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए। अब कोर्ट चाहे तो 10 साल दे दे या 10 साल से कम दे, कोर्ट की मर्जी है, लेकिन फाइन जो नहीं दिया गया, फाइन को लेके जो इंप्रिजनमेंट देना है, अब एक्स्ट्रा आपने जो जेल में समय काटना है वो काउंट करने के लिए 65 देखना है। 65 कहता है कि मैक्सिमम जितनी इंप्रिजनमेंट फिक्स्ड है उस ऑफेंस को लेके, उसका 1/4 कर दो, तो 10 साल का 1/4 हो जाएगा 2.5 साल। तो ये व्यक्ति फाइन ना देने के लिए 2.5 साल तक अंदर और रह सकता है। ठीक है, 1/4। लुक, एक तरफ ऐसे बना लो, इंप्रिजनमेंट विद फाइन और इंप्रिजनमेंट और फाइन, इस तरह से बना लो। दूसरी जगह लिखो ओनली फाइन। ठीक है, वन इज इंप्रिजनमेंट विद फाइन और विदाउट और फाइन, और ओनली फाइन। ये क्या मैंने लिखा है यहां पे नंबर 1 और नंबर 2 में, कुछ एक ऐसे ऑफेंसेस होंगे जिनमें इंप्रिजनमेंट के साथ ही फाइन लगेगा, कुछ एक ऐसे ऑफेंसेस होंगे जिनमें इंप्रिजनमेंट भी कोर्ट चाहे तो दे दे, या फिर सिर्फ फाइन दे के व्यक्ति को कन्विक्ट कर दे। ठीक है, कन्विक्शन मतलब सजा दे के आपने व्यक्ति को दोषी पाया है। ठीक, सजा क्या दी? फाइन इंपोज किया। जैसे कि आप अगर रिकॉल करना चाहो तो सेक्शन 304 में पार्ट नंबर जो 2 है, वहां पे क्या है कि एक व्यक्ति को चाहे तो आप 10 साल की सजा या फिर उस व्यक्ति को सिर्फ फाइन देके छोड़ सकते हैं। तो उस तरह के जो ऑफेंसेस हैं, और या फिर सिर्फ फाइन, ठीक है, इंप्रिजनमेंट है ही नहीं, तो इन ऑफेंसेस में क्या होगा, जितनी इंप्रिजनमेंट सुनाई है कोर्ट ने वो चलेगी, लेकिन फाइन अगर जो इंपोज किया है वो नहीं दिया गया तो 1/4 मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट का किया जाएगा, और उसको लेके एक्स्ट्रा टाइम जो है बिहाइंड द बार्स एक्यूज व्यक्ति को रहना पड़ेगा। ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल आया आपका सेक्शन नंबर 65 के अकॉर्डिंगली, जो पहला है सेक्शन नंबर 65। ये जो दूसरा प्रिंसिपल है, सिर्फ फाइन था और फाइन नहीं दिया, तो इसको लेके सेक्शन नंबर 66 देखा जाता है, कितना इंप्रिजनमेंट काटोगे। लिखा है, the imprisonment which the court imposes in default of the payment of fine may be of any description to which the offender might have been sentenced or for the offense। यहां पे आ जाओ, 67 कर। देखो, अगर फाइन जो इंपोज किया है दैट इज लेस देन रुपीज, सेक्शन 67 पढ़ रहे हैं, that if the offense is punishable with fine only, the imprisonment which the court imposes in default of the payment of fine shall be simple। rigorous imprisonment नहीं होगा इन situations में। And second one is, the term for which the court directs the offender to be imprisoned is in default of payment of fine shall not exceed the following scale। एक scale fix किया गया है, that is to say, for a term not exceeding 2 months if the fine is not exceeding ₹50। ठीक है, अगर फाइन जो था वो 50 रुपए से कम का है, लेस देन 50, तो इंप्रिजनमेंट मैक्सिमम 2 महीने का रहेगा, 2 मंथ्स। ठीक है, अगर 50 रुपए का फाइन लगाया और व्यक्ति ने दिया नहीं तो मैक्सिमम 2 महीने की सजा काटनी है। 50 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच का अगर फाइन है तो सजा रहेगी 4 महीने मैक्सिमम। मैक्सिमम है ना,
कोर्ट की मर्जी है जितना देना चाहे। अगर एक्सीड कर जाते हैं 100 रुपए से, फाइन का जो अमाउंट कोर्ट ने लगाया वो 100 रुपए से ज्यादा लगाया है, तो और व्यक्ति ने नहीं दिया, तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कोर्ट चाहे तो 6 महीने तक दे सकता है। और लेकिन इम्प्रिजनमेंट का नेचर कैसा रहेगा इन केसेस में? सिंपल। एक व्यू पॉइंट लेना है सर। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आता है कई बार डेथ सॉरी कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर, तो हमसे पूछा जाता है कि शुड इट बी एबॉलिश्ड इन इंडिया, तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए सर? देखो, अब इसको लेके बड़े क्लियर कट पॉइंट्स हैं। मैंने आपको उस दिन आई बिलीव एक जजमेंट दिया था। एक तो मैंने आपको ये जो हमारा दिल्ली रेप केस था उसका मैंने आपको जजमेंट दिया था, दैट इज एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस मुकेश। तो मैंने उसका जजमेंट शायद आपको भेजा भी हुआ है। सिमिलरली एक हमारे पास नवजोत संधू का जजमेंट था, दैट इज पार्लियामेंट अटैक केस, ठीक है, उसका भी मैंने आपको साइटेशन दे रखा है, 2005 का जजमेंट है। इन्हीं केसेस में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देखो, हम एक व्यक्ति को डेथ सेंटेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए और किन सिचुएशंस में देना चाहिए, डेथ इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, या ये जो प्रिंसिपल्स चलते हैं इसको फॉलो करना है या नहीं करना है, तो इनको लेके देखो, एक तो हमारे पास बच्चन सिंह का जजमेंट आया था, दैट इज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एक मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो जजमेंट आया जिसमें 303 को रिपील किया, और ये बच्चन सिंह में हमारा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस वाला जो थ्योरी है उसको इवॉल्व किया। ठीक है, हमें इंडियन कंटेक्स्ट में डेथ सेंटेंस को एबॉलिश नहीं करना चाहिए एज फार एज माई व्यू इज कंसर्न। द रीजन इज, देखो, हर व्यक्ति की ऑफेंस करने के सरकमस्टांसिस अलग है, ठीक है, लेकिन जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर को लेके जो बच्चन सिंह में कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, उस ऑब्जर्वेशन में कहा है कि अगर बड़ा क्रूअल नेचर का ऑफेंस किया गया है, ठीक है, ब्रूटल एक्ट किया गया है, पीसीज में बॉडीज को काट दिया गया है, रोस्ट करके लोग मार देते हैं, लोगों को खा लेते हैं, तो ऐसे जो हीनियस क्राइम्स होंगे, ऐसे ऑफेंसेस के लिए द पनिशमेंट, द मैजिस्ट्रेट्स और द जजेस मस्ट गो फॉर द डेथ सेंटेंस, बिकॉज ऐसे अगर केसेस में आप सिर्फ जेल या इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाएंगे तो इट इज नॉट हेल्दी फॉर द सोसाइटी। मेरे को याद आ रहा है जस्टिस भानुमति ने निर्भया गैंगरेप केस में एक कंटेंशन रेज की गई, वकील साहब जो एपी सिंह जो वकील थे बचाव पक्ष के, उन्होंने कहा कि हमारा ये जो केस है इसको आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में ना डालें। What Justice Bhanumati has said, it is very heart-touching view. She said that in an offense of rape, if an iron rod has been inserted in the private organs of the lady and the intestine has been brought forth और उसको pieces में तोड़ दिया जाए, तो God knows what is else remains for making a case a rarest of rare. ठीक है, इससे भी ज्यादा कुछ हीनियस या क्रूएल हो सकता है, हम ऐसा नहीं मानते। तो ये जो फिलोसफीज है जजेस की, ये जो ऑब्जर्वेशंस है, इन्हीं के बेसिस पे हम ये व्यू रखते हैं कि आप डेथ सेंटेंस को एबॉलिश ना करें, लेकिन इट शुड नॉट बी गिवन इन अ रूटीन मैनर। ठीक है, हर केस में फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस अलग हैं, उसको अकॉर्डिंगली फॉलो अप करते हुए आप दें, लेकिन नेचर ऑफ क्राइम और इन व्हाट कंटेक्स्ट द क्राइम हैज बीन कमिटेड उसको ध्यान में रख के ही हमें ये पनिशमेंट जो है देना चाहिए। अगर इसको आप रूटीन मैनर में कर दोगे तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के भी अगेंस्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑर्गन्स हैं, ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक टेररिस्ट के भी ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए आगे आ जाती है। ठीक है, तो उन सब का भी ध्यान रखना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को, और अपना भी देखना है और सोसाइटी को भी देखना है। तो ऑन दैट पर्टिकुलर व्यू वी कैन से व्हाटएवर द फिलोसफीज द जजेस हैव गिवन इन दीज पर्टिकुलर केसेस, इट इज टोटली एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो हमें हमें अपना व्यू बनाने के लिए पहले ये देखना है कि कोर्ट्स जब ऐसे डिसीजंस देती है तो कोर्ट क्या सोचती है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना ऑब्जर्वेशन, अपने व्यूज बनाते हैं। गॉट इट? जी सर, तो थोड़ा सा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बता दीजिए। चलो, अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे आ रहे हैं। वी आर क्लोजिंग द टॉपिक्स नाउ। ठीक है, सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं। सेक्शन नंबर 75 आपका बचा है और एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है, उस पे आ रहे हैं। ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो मैं आप समझाने वाला हूं, इसको कॉपीज पे अच्छे से बना लेना, बिकॉज ये बेरेक्ट की लैंग्वेज से समझ में शायद ना ही आए।
ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं 5-5 साल 6-6 साल से पढ़ रहे हैं आईपीसी, लेकिन ये क्लियर नहीं है, तो इसको जरूर आप लिख ले कहीं पे अलग से। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है ये तो पता ही होगा, ठीक है, एक व्यक्ति को आइसोलेशन में रखा जाता है, किसी से बातचीत नहीं करने दी जाती है। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जनरली ज्यादातर उन केसेस में होता है जहां पे किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस से सुनाया गया है, ठीक है, ज्यादातर ये वहीं पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति को डेथ सेंटेंस सुनाया गया है तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा एकांतवास जो है उसमें रखने की कोशिश की जाती है। ये जो निर्भया के जो केस में जो एक्यूज पर्सन थे, इनको भी कुछ एक दिनों के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था। तो ये इट इज नॉट अ रूटीन मैनर फिलोसफी, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरह का ऑफेंस है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना चाहिए या नहीं। लेकिन कोर्ट्स का को रेगुलेट करने के लिए एज फार एज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज कंसर्न, सेक्शन नंबर 73 और 74 इसको लेके एक प्रॉपर प्रोसीड्योर रखते हैं, किन ऑफेंसेस को लेके कितनी टर्म का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में इंटरवल्स कितने रहेंगे। बहुत अच्छे से इसको बनाना, कॉपीज में हमेशा के लिए याद रखना है। सबसे सर इसका पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वो आत्ममंथन कर सके? देखो, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आत्ममंथन भी आप कह सकते हैं। द ब्रॉडर पॉलिसीज की एक व्यक्ति को जब रिगरस इंप्रिजनमेंट दिया गया है, ठीक है, तो रिगरस इंप्रिजनमेंट का ही एक एक प्रारूप हम कह सकते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी है, कि अगर एक व्यक्ति को आप आम जनता से मिलने जुलने दोगे तो वो एक कंफर्टेबिलिटी फील करता है। तो उसको थोड़ा सा और रिगर करने के लिए हम उसको सॉलिटरी कन्फाइन कर देते हैं, ताकि वो व्यक्ति लोगों से बातचीत ना करे, लोगों को शायद प्रोवोक ना करे, लोगों के साथ अपनी स्टोरीज ना शेयर करे, जिससे और क्रिमिनल्स के माइंड में गलत चीजें उत्पन्न हो। तो इसीलिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को रखा जाता है, ठीक है। इसके पीछे की कोई ब्रॉडर इतनी बड़ी पॉलिसी नहीं है। इट डिपेंड्स कि अगर कोर्ट्स को लगता है कि एक व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइन करके हम इसको थोड़ा सा सुधार सकते हैं और इसकी पनिशमेंट को थोड़ा सा और एग्रेवेटेड फॉर्म में लेके जा सकते हैं, तो ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज अ बेटर ऑप्शन फॉर दैट। ठीक है, तो पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 73। व्हाट इज रिटन दैट व्हेनेवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस फॉर व्हिच अंडर दिस कोड द कोर्ट हैज द पावर टू सेंटेंस हिम टू रिगरस इंप्रिजनमेंट। कोर्ट के पास ये पावर होनी चाहिए कि उसको रिगरस इंप्रिजनमेंट के लिए सजा दी जा सके। अगर पनिशमेंट सिर्फ सिंपल इंप्रिजनमेंट वाली ऑफेंस के लिए रखी गई है तो 73 74 अप्लाई नहीं करेगा। ये सिर्फ उन केसेस में लगेगा जिनमें कोर्ट रिगरस इंप्रिजनमेंट दे सकता था। The court may, by its sentence, order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in a whole. अंडरलाइन, ठीक है, 3 महीने से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कभी नहीं मिलेगा, चाहे व्यक्ति ने किसी भी तरह का दुर्दांत अपराध किया हो। नेवर। टाइम लिमिटेशंस क्या हैं और किस ऑफेंस को लेके कितना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हम रख सकते हैं, इसको एक चार्ट बना रहा हूं, चार्ट बनाते जाए। देखो, कैलकुलेशन का तरीका कैसा रहेगा, हमें ये नहीं देखना है कि ऑफेंस को लेके पेनल कोड में पनिशमेंट कितना है, हमें देखना क्या है कि कोर्ट ने सजा कितनी सुनाई है। ठीक है, हाउ मच imprisonment is inflicted by a court. Imprisonment given by court and solitary confinement उसमें से कितने समय के लिए हो सकता है। नंबर 1, it is less than 6 months. Number 2, between 6 months to 1 year. Number 3, more than 1 year. अगर कोर्ट ने ऐसी सजा सुनाई है कि व्यक्ति 6 महीने तक, 5 महीने तक, 3 महीने तक अंदर रहेगा, या 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में कोई सजा है, या मैक्सिमम 1 ईयर है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, जैसी भी कोर्ट ने दी है, या अगर 1 साल से ज्यादा है, इसके बीच में अगर कोर्ट को लगता है कि इस व्यक्ति को थोड़ी दिनों के लिए हमें सॉलिटरी कन्फाइन करना है, तो पहले वाली सिचुएशंस में मैक्सिमम आप 1 महीने तक सॉलिटरी कन्फाइन कर सकते हो।
दूसरी सिचुएशन में मैक्सिमम आप 2 महीने तक सॉलिटरी कन्फाइन कर सकते हो, और तीसरे में मैक्सिमम 3 महीने तक। 3 महीने से ज्यादा किसी भी केस में कैसा भी ऑफेंस हो, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का पीरियड एक्सटेंड नहीं करेगा। इट इज मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाउ मच, 3 मंथ्स। चाहे 1 साल की सजा से ज्यादा कितनी भी हो, 10 साल हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जैसा भी ये नेचर है, एक साथ नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं करोगे कि आप कोर्ट ने एक व्यक्ति को 6 महीने की सजा दी और ये कह दिया कि 1 महीना तू सॉलिटरी कन्फाइंड रहे, 5 महीने अलग से रह ले। ऐसा नहीं होगा। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को लेके सेक्शन नंबर 74 रेगुलेशंस रखता है। वो रेगुलेशंस क्या है, उस पे आ जाओ। नींद तो नहीं आ रही है? यस। सेक्शन नंबर 74 आईपीसी। देखो 74 आईपीसी में इंटरवल्स कैसे क्रिएट करने हैं, आपको मैं वो आर्ट बता रहा हूं, ठीक है, इसको सीख लो। लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यहां पे जो लिखा है उसको इंप्लाइड मीनिंग उसका निकाल के हमें बनाना पड़ेगा। इन एग्जीक्यूटिंग द सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, द कन्फाइनमेंट शेल नॉट एक्सीड 14 days अ टाइम with intervals between the period of solitary confinement not less than the duration of such period, and when the imprisonment is awarded exceeded 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in a month for a whole imprisonment awarded, with intervals between the period of solitary confinement not less than the duration of such period। समझ में आ गया? यस, हो गया क्लियर? नहीं हुआ तो अब इसको करते हैं। देखो 2 तरीके से इसको विभाजित करेंगे, बांटेंगे। इफ imprisonment is less than 3 months and if imprisonment is more than 3 months, ठीक है, इफ imprisonment is less than 3 months, if imprisonment is more than 3 months, इस तरह से कर लो। अगर imprisonment 3 महीने से कम की है, कोर्ट ने ऐसा सुनाई है, और बीच में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना हो सकता है मैक्सिमम? 1 मंथ। नहीं नहीं, आई एम सेइंग कि अगर कोर्ट ने सजा 3 महीने से कम की सुनाई है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए व्यक्ति को कितने दिनों के लिए रख सकते हैं? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मंथ। ऐसा ही है? यस सर। ठीक है, तो इसको लेके इस तरह से आप आओ कि इस सिचुएशन में एक व्यक्ति को एक साथ अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजना है, तो मैक्सिमम आप 14 दिनों के लिए एक साथ भेज सकते हो। 14 दिन वो व्यक्ति अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रह के आया है, तो फिर उसको आप इंटरवल दोगे। इंटरवल मतलब ब्रेक दोगे। कितने दिनों की ब्रेक रहेगी? 14 दिनों की ही ब्रेक रहेगी। ठीक है, 14 डेज का इंटरवल रहेगा, फिर 14 डेज की वो इंप्रिजनमेंट काटेगा, फिर 14 डेज के बाद इंटरवल रहेगा, फिर अपना 14 डेज और काटेगा। ठीक है, तो एक साथ 14 दिनों से ज्यादा आप उसको नहीं भेज सकते। और 14 दिन काटने के बाद, ये मैक्सिमम है ना, कोर्ट चाहे तो इससे कम कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम 14 दिनों से ज्यादा आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन केसेस में जिनमें इंप्रिजनमेंट लेस देन 3 मंथ्स है, नहीं भेज सकते। एक तो ये। दूसरा क्या केस है, ये वाला, कि जहां पे इंप्रिजनमेंट 3 महीने से ज्यादा की दी गई है, तो ऐसे केसेस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इसको लेके क्या है, 7 days एट वन टाइम। एक साथ 7 दिनों के लिए एक व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइन कर सकते हो, उसके बाद उसको 7 days का इंटरवल रहेगा, फिर उसको 7 days के लिए और आप कन्फाइन कर सकते हो अगेन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, एक साथ नहीं भेजना है। समझ गए? इसके पीछे का कारण क्या है, पॉलिसी क्या है? देखो मैं एक एग्जांपल बना के देता हूं आपको, शायद क्लियर तो हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी
आ रहा हूं, ठीक है। देखो, कोर्ट ने एक व्यक्ति को 2 महीने की सजा सुनाई, 2 months इंप्रिजनमेंट सुनाया कोर्ट ने, और इसमें कहा कोर्ट ने, इस अगर 2 महीने की सजा सुनाई है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए कितना दे सकता है मैक्सिमम कोर्ट? 1 month, है ना। इसमें से 2 महीने में कोर्ट ने कहा 1 महीना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ये व्यक्ति रहेगा, और एक महीना जैसे नॉर्मल कैदी रहते हैं वैसा रहेगा। अब ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाला जो व्यू है, इसको काउंट करना पड़ेगा। देखो, 1 to 30 1 महीना, और 1 to 31 दूसरा महीना, में इस तरह से लिख दिया है। मान लीजिए इस व्यक्ति को जो सजा सुनाई गई वो 1 तारीख को है, 1 तारीख से इसने सजा काटनी है। इट इज 1 जनवरी, जनवरी में 31 आएंगे, फरवरी में तो कम हो जाएंगे, फिर चलो कर लेते हैं 28, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए 1 तारीख से 31 तारीख तक इसको आपने अगर जेल में रखा, मैं ये कहता हूं 5 तारीख को, 5th को इस व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइन किया गया, ठीक है। पहले 4 दिन ये खुला था, आराम से था, 5वें दिन इसको सॉलिटरी कन्फाइन किया। तो एक साथ ये कितने दिनों तक सॉलिटरी कन्फाइन हो सकता है? 14 डेज तक। तो मतलब 19 जनवरी तक ये सॉलिटरी कन्फाइन हो सकता है एक साथ। कोर्ट चाहे तो कम कर सकती है, कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन हम एज फार एज 74 इज कंसर्न उसकी बात कर रहे हैं। तो 14 दिनों तक, मतलब 19 जनवरी तक ये व्यक्ति सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में था। 19 जनवरी के बाद ये बाहर आएगा, और 20th से लेके नेक्स्ट 14 डेज तक, मतलब 4th या 3rd तक, 3rd फरवरी तक आप इसको सॉलिटरी कन्फाइन नहीं करोगे। डन। अब 3 फरवरी के बाद, अगले 4th फरवरी के बाद, फिर 18 फरवरी तक ये व्यक्ति सॉलिटरी कन्फाइन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस चलता जाएगा, ताकि आपका पनिशमेंट भी पूरा हो जाए, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो लिमिट है वो भी चलती रहे, और इंटरवल्स भी पूरे आते जाएं। इसीलिए ऐसा एक जो फॉर्मूला ही कहेंगे इसको, एक फॉर्मूला बनाया गया है। क्लियर हो गया सभी को? यस, यस सर, यस ठीक है। चलो, सो लास्ट इज सेक्शन नंबर 75, ठीक है। इट इज द लास्ट टॉपिक एंड इट इज द क्लोजिंग ऑफ आईपीसी नाउ। सेक्शन नंबर 75, look, what it is telling that chapter 12 एक चैप्टर 70, चैप्टर 12 में आपको जो ऑफेंसेस मिलते हैं, दैट इज काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स, और चैप्टर 17 में आपको जो ऑफेंसेस मिलते हैं, दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। इनको लेके सेक्शन 75 अप्लाई करता है। सीआरपीसी की क्लासेस में जिन लोगों ने पढ़ लिया है सीआरपीसी, आई बिलीव 236 248 आपको रिकॉल करना है अभी, कि वहां पे किस टाइम चार्ज ये 75 वाला फ्रेम करते हैं, ठीक है। निवेदिता, गुरमीत एक्सेट्रा सभी को पता है। देखो, 75 को लेके क्या कॉन्सेप्ट है उसको आज इनहांस्ड पनिशमेंट का एक नया चार्ज लगाया जाएगा, ठीक है। कैसा ये लगता है? whoever having been convicted by a court of an offense punishable under chapter 17 or 12 of this code with imprisonment for either description for a term which it can extend up for a term of 3 years or upwards. The court is convicting a person with imprisonment for either description for a term 3 years or upwards। ऐसा ऑफेंस है जैसे कि थेफ्ट का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। थेफ्ट में सेक्शन नंबर 379 का एग्जांपल लिया जा रहा है, ठीक है। 379 में कितनी सजा है? 3 years, ठीक है। या फिर 380 की बात कर लो तो कितनी सजा है? 7 साल। लेकिन सेक्शन 75 की एप्लीकेशन को लेके जो हमें चीज देखनी है, उसमें चैप्टर 12 और चैप्टर 17 को ही अट्रैक्ट करना है, बाकी किसी चैप्टर पे ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं 379 का एग्जांपल ले रहा हूं, दैट इज 3 years। एक व्यक्ति ने फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया, तो कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया और 3 साल की सजा सुना दी।
उसके बाद उस व्यक्ति ने 3 साल की सजा काटने के बाद फिर से बाहर आया और फिर से कहीं पे जाके सेम चैप्टर के अंदर, ठीक है, सेम चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 17 की बात हो रही है तो 17 में ही रहेंगे। अगर चैप्टर 17 में पहले प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है और दोबारा से उसी चैप्टर के अंदर ऑफेंस करते हो तो 75 अप्लाई करेगा। अगर एक बार चैप्टर 17 में किया और दूसरी बार चैप्टर 12 में किया तो 75 अप्लाई नहीं करेगा। इन अ सेम चैप्टर अ पर्सन इज कमिटिंग ऑफेंस ट्वाइस और मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। थेफ्ट, तो एक बार थेफ्ट हुआ, दोबारा से अगर थेफ्ट करता है, या इस तरह से देखो, if a person convicted by a court for an offense punishable in this chapter with the imprisonment for either description for a term which can extend up to 3 years or upwards shall be guilty of any offense punishable under either of those chapters with the like imprisonment for a like term shall be subject for every such subsequent offense to the imprisonment for life or to the imprisonment for either description which can extend up to 10 years। ये क्या तरीका क्या है, इस तरीके को समझा रहा हूं मैं। एक बार ऑफेंस किया, थेफ्ट का 3 साल की सजा काटी, बाहर आया, दोबारा से थेफ्ट कर दिया, एक्सटॉर्शन कर दिया, रॉबरी कर दिया, कोई भी ऐसा ऑफेंस कर दिया है जो कि चैप्टर 17 के अंदर ऑफेंस पाया गया है। अब इस ऑफेंस को लेके मैं कहता हूं दोबारा से जो ऑफेंस किया उसकी सजा कानून में 3 साल। एक बार थेफ्ट किया, 3 साल काटे, वापिस आया, एक्सटॉर्शन करता है, एक्सटॉर्शन की सजा कितनी है 384 के अंडर? 3 साल, यस और नॉट? जी सर। ठीक है, लेकिन अब हम बाउंड नहीं है कि आप इसको जब सजा सुनाओगे सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए तो आप 3 साल ही सुनाओ, जरूरी नहीं है। इस केस में सेक्शन 75 अप्लाई कर जाएगा और लास्ट में ट्रायल खत्म होने के बाद एक और चार्ज फ्रेम किया जाएगा सेक्शन 75 का, जिस चार्ज में एनहांस्ड पनिशमेंट इसको मिलेगी, जो कि कोर्ट चाहे तो 10 साल या लाइफ इंप्रिजनमेंट तक दे सकता है। क्लियर? सब्सिक्वेंट ऑफेंस की पनिशमेंट जितनी कानून में है कोर्ट उतना देने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव यू द पनिशमेंट विच इज गिवन फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन। अगर ये सब्सिक्वेंट ऑफेंस है और 75 अप्लाई कर रहा है तो अब आपको कोर्ट एनहांस्ड पनिशमेंट देगा, 10 साल तक भी दे सकता है और लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे सकता है। अगर क्लियर हो गया है तो यस कर दो, नहीं हुआ है तो रिपीट कर रहा हूं। जी सर। ये सर सेम प्रिंसिपल जैसे एक्साइज एक्ट में सेक्शन हमारा 49 है, किसमें एक्साइज नहीं देखो, हाँ देखो, जिस पर्टिकुलर लॉ में इनहांस्ड पनिशमेंट के प्रोविजंस एक्सप्रेसली रखे हैं हम उनको फॉलो करेंगे। हमें 75 अगर अप्लाई करना है तो सिर्फ आईपीसी को लेके करते हैं, और वो भी आईपीसी के 2 चैप्टर्स को लेके, और किसी पे अप्लाई नहीं करेंगे। अगर एक व्यक्ति 2 ही रखे हैं इन्होंने, बाकी नहीं रखे। देखो, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी और काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स, ये 2 चैप्टर्स यहां पे रखे गए हैं क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स के अंदर जो पनिशमेंट्स हैं वो इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, 3 साल 3 साल 3 साल 1 साल 1 साल इस तरह से पनिशमेंट है। तो व्यक्ति जो होगा वो हैबिचुअल ऑफेंडर अगर है तो वो बार बार अपराध करता जाएगा और थोड़ी थोड़ी सजा काट के वापस बाहर आता जाएगा, क्योंकि कोर्ट अगर 3 साल की सजा लिखी है तो जरूरी तो नहीं है 3 साल दे देगी। कोर्ट चाहे 6 महीने की दे, 1 साल की दे। तो अगर एक व्यक्ति ने, मैं ये कहता हूं कि एक व्यक्ति ने थेफ्ट का ऑफेंस किया, 3 साल की सजा कानून में 379 380 में रखी गई है, 379 में सॉरी, तो कोर्ट ने इसको, जरूरी तो नहीं है 3 साल देने, कोर्ट ने इसको 6 महीने की सजा दी और ये व्यक्ति बाहर आया, दोबारा से थेफ्ट किया, दोबारा से 6 महीने की सजा काट के अगर बाहर आ जाए तो ये व्यक्ति को ऑफेंस करने के लिए एक रीजन मिलता जाएगा। हमने क्या किया, सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस की पनिशमेंट ही बढ़ा दी। हमने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सब्सिक्वेंटली सेम चैप्टर के अंदर ऑफेंस करके आ रहा है तो पनिशमेंट जरूरी नहीं है कोर्ट उतना ही दे, कोर्ट चाहे तो लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 साल देना चाहे तो दे दे। ठीक है, ताकि व्यक्तियों को रोक लगाई जाए, ये पर्पस है इसका। अब जैसे कि आप यहां पे देखो ना, मर्डर के ऑफेंसेस हैं या कोई ऐसे ऑफेंसेस जिनके लिए ऑलरेडी पनिशमेंट बहुत ज्यादा है तो इनहांसमेंट करने की आवश्यकता नहीं थी। एक व्यक्ति मर्डर का ऑफेंस करता है, कोर्ट ने मान लीजिए इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट सुनाया, लेकिन इसको बाद में कम्यूट करके 14-15 सालों के बाद ये बाहर आ गया।
ठीक है। वापिस अगर दोबारा से मर्डर करेगा तो हम इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ सुना सकते हैं, हमें यहाँ पे इन्हांसमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिन ऑफेंसेस को लेके पनिशमेंट ही कम होती है और वहां पे पॉसिबिलिटीज होती है कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स बार बार करें, तो हमने सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस की पनिशमेंट ही बढ़ा दी। ये चीज है। जी सर, लेकिन सर जैसे एक्साइज एक्ट में एक बार ऑफेंस किया, दोबारा फिर से किया, तो उसमें जैसे ट्रायल खत्म हो गया तो फिर से उसके ऊपर 49 का चार्ज लगेगा इसी मैनर में? हाँ, सेम मैनर रहता है, ठीक है। लेकिन आप 75 नहीं अप्लाई करोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। जी 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 75 आईपीसी को लेके वो जो सेक्शन है वो सब्सिक्वेंट ऑफेंस जितने भी होते जाएंगे उतनी बार वो चार्ज लगता जाएगा। जी, थैंक यू सर। चलो, तो नाउ वी आर डन विद द आईपीसी, ठीक है। वो क्लासेस आर ओवर नाउ। कुछ एक अगर आपका कुछ लगेगा आपको कि कोई डिफिकल्ट एरिया है, शालिनी के या दो सवाल थे, वो सवाल अभी मुझे आंसर करने हैं। और कुछ अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम रह गई है, कहीं कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो पाया है, तो डेफिनेटली पहले तो आप मेरे पास आने से पहले फर्स्टली अगर आपने क्लास नोट्स बनाए हैं प्रॉपरली तो उनको फॉलो अप करें। अगर उसके बाद भी आपको डिफिकल्टी लगती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है, तो फिर वीडियो ले सकते हैं आप हमसे, ठीक है। और अगर फिर भी क्लियर नहीं है फिर मेरे पास आई, ठीक है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी वैसे होगी नहीं। चलो, नाउ इट इज द डाउट सेशन, ठीक है। आई एम ओवर विद द क्लास नाउ, ठीक है। डाउट्स में क्या क्या रहेगा, एक तो मुझे आपको भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताने हैं, ठीक है। और एक दो सवाल है इनके, वो सवाल के आंसर देने हैं, बस इतना काम है। सेक्शंस पहले मैं लिखवा दूं आपको, ठीक है। पहले सेक्शंस लिख लो आप लोग, ठीक है। मैं चैप्टर वाइज चलता जाऊंगा, जिन चैप्टर्स को पूरा पूरा पढ़ना है और जिन चैप्टर्स में आप ऑप्शन ले सकते हैं। देखो, जैसे 53 से लेके 75 वाला जो एरिया है, चैप्टर नंबर 3 जो है आपका, 53 से 75, इसको बेयर रीडिंग दे देना, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। एक बार तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, फिर भी अगर आप इसको कर लें अच्छे से, क्योंकि यहां से एमसीक्यूज प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं। मेंस के लिए एरिया जरूरी नहीं है, प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। दूसरा आपका 76 से लेके सेक्शन 106 तक सारे सेक्शन हम कर चुके हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए जरूरी है। इंटरव्यू के लिए भी 76 से लेके 106 तक इंटरव्यू के लिए भी जरूरी है, ऊपर वाला भी इंटरव्यू के लिए जरूरी है। ये पूछा जाते हैं कि अगर फाइन इंपोज किया तो पनिशमेंट कितना रहेगा, तो डिपेंड करता है ऑफेंस सिर्फ फाइन के साथ था या इंप्रिजनमेंट साथ थी, तो उसकी तरह 64 67 में वेरिएशन चलती है। इसी के साथ साथ 107 से लेके 120 तक आपका अबेटमेंट है, प्री के लिए भी जरूरी है, मेंस के लिए भी जरूरी है, ठीक। नेक्स्ट आपका 120 कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉन्स्पिरेसी को लेके काउंटर पार्ट्स इसके सीआरपीसी में जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। 121 124 कैपिटल ए जो मेन ऑफेंसेस थे वी हैव डन, ठीक है। सेडिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स, ठीक है। सेडिशन वाला मीन्स के लिए जरूरी है। जजमेंट्स मैंने आपको दो तीन जजमेंट्स इसमें बता दी है। इसके बाद आप 141 से लेके 149 तक ये भी हमने कर लिया है। मेंस और प्री दोनों के लिए जरूरी है, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ सकते। 141 से 149 तक पनिशमेंट्स भी जरूरी है इसमें। तो इसके बाद का जो एरिया है अब उस पे आते हैं, ठीक है। जो हमने क्लासेस में इतना डिस्कशन जिसमें हमारा इन डेप्थ नहीं गया है, तो एक तो आपको 153 कैपिटल ए, 153 कैपिटल डबल ए। एक बेयर रीडिंग मैंने इन दोनों सेक्शंस के आपको पहले करवा दी है, फिर भी एक बार आपकी जिम्मेवारी बनती है इनको पढ़ना। नेशनल इंटीग्रेशन को लेके अगर कोई व्यक्ति कुछ कर दे तो 153 बी भी आता है, इम्प्यूटेशंस एजर्शंस प्रीजुडिशियल टू द नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। 153 भी नीतिका जी अगर यहाँ पे हैं तो जैसे उस दिन वो कह रहे थे ना कि अगर कोई व्यक्ति आइडल्स के अगेंस्ट या आपके गॉड्स एटसेट्रा के अगेंस्ट कुछ कहे तो 153 बी का भी चार्ज वहां पे ड्राफ्ट किया जाता है, क्योंकि उससे नेशनल इंटीग्रेशन को खतरा हो जाता है, लोगों की म्यूचुअल हार्मनी को खतरा होता है। इसके साथ साथ आपका रहेगा 154 एंड 155, ये दोनों सेक्शंस जो हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी के सेक्शंस हैं। वाइकेरियस लाइबिलिटी 154 एंड 155। वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या है कि अगर
किसी मकान मालिक के घर में कोई सर्वेंट कुछ कर रहा है तो मकान मालिक की जिम्मेवारी बन जाती है। ठीक है, तो ये वाइकेरियस प्रिंसिपल साथ में चलता है। इसके साथ साथ 159 एफरे का ऑफेंस है और 160 में एफरे की डेफिनेशन है। ठीक है, दो लोग पब्लिक प्लेस पे फाइट अगर कर दें जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो तो वो एफरे का ऑफेंस होगा। 160 में इसका पनिशमेंट है 1 महीने का शायद से। इसके साथ साथ 166 कैपिटल ए, ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ सीआरपीसी की क्लासेस में डिस्कस करते हैं हम लोग इसको, कि पब्लिक सर्वेंट जब लॉ की डायरेक्शंस को डिसओबे करे तो क्या किया जाएगा। 166 और 166 कैपिटल ए दोनों सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। और 166 बी भी, कि अगर कोई विक्टिम का ट्रीटमेंट कोई व्यक्ति नहीं करता है, ठीक है, इफ देर इज अ पर्सन हु इज अ विक्टिम और उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, नॉन ट्रीटमेंट ऑफ अ विक्टिम, तो 166 बी में उसको पनिश कर सकते हैं। ये 3 सेक्शन इस चैप्टर से आए, आपके चैप्टर नंबर 9 से, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। नेक्स्ट आप आइए, ये जो एरिया है ना 177 से लेके 171, सॉरी 171 कैपिटल ए से लेके 171 आई तक, ये वैसे तो इतना जरूरी नहीं है, बट एक बेयर रीडिंग इसको आप जरूर दे के रख लेना। बेयर रीडिंग इलेक्शंस को लेके है। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर इलेक्शनों के दौरान रिश्वत खिलाता है, या कोई व्यक्ति इलेक्शनों के दौरान किसी को कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, चाय पिलाता है, लिक्वर देता है, समोसे खिलाता है, इलेक्शंस को जीतने के लिए कुछ भी अगर करता है, तो 171 कैपिटल ए से लेके आई तक जो है पनिशमेंट है, बहुत कम पनिशमेंट है, 1-1 महीना 6-6 महीने की होगी शायद से। इसके बाद आप आइए 174 और 174 कैपिटल ए पे। ठीक है, ये भी सीआरपीसी के साथ डिस्कशन में चलते हैं, लेकिन यहां पे आप लिख जरूर लेना। इसके बाद आता है 182, दैट इज फॉल्स इंफॉर्मेशन। किसी पब्लिक सर्वेंट को, पुलिस वाले को गलत रिपोर्ट लिखा दी और पुलिस वाले ने जाके किसी को अरेस्ट कर लिया। यस, तो उन केसेस में 182 का चार्ज लग जाता है। फॉल्स इंफॉर्मेशन क्यों दिया आपने पब्लिक सर्वेंट को, ताकि वो अपनी लॉफुल पावर का यूज करे, तो 182 का चार्ज जो है वो उन केसेस में लगता है। लिखना चाहे तो लिख लेना, जब फर्जी मुकदमे दायर किए जाते हैं तो 182 लगता है। ठीक है, इसी के साथ साथ 182 के साथ साथ आप 188 लिख लेना। जब मान लीजिए धारा 144 लागू की जाए, लगाते हैं धारा 144, यस 144 सीआरपीसी, तो जब ऐसे सेक्शंस की इन्वोक किए जाते हैं पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा, जिसमें अल्टीमेटली जो काम है कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन किया जाए, और अगर ऐसे ऑर्डर्स को डिसओबे कर दे तो 188 का चार्ज लगता है। ठीक है, 188। नेक्स्ट आप आइए 191, कोर्ट में जाके फॉल्स एविडेंस देना, जिसको आप परजरी कहते हैं, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंसेस और गिविंग फॉल्स एविडेंसेस। 191 और 192 दोनों एक साथ पढ़ने हैं, और 193 में इनकी पनिशमेंट है। लिख लिए 191, 192, 193। इसके बाद आगे चलिए। ठीक है, ये सिर्फ बेयर रीडिंग वाले सेक्शंस है, कॉन्सेप्ट्स इनमें ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है इवन, सिर्फ आपको बेयर एक्ट पढ़ना है और उसके इंग्रेडिएंट्स उतार के अपनी कॉपीज पे जरूर लिखने, क्योंकि यहां से सवाल प्रीलिम्स में आने की संभावना जरूर रहेगी। देयर बाय यू कम टू सेक्शन नंबर 202, दैट इज सॉरी सेक्शन 201 कर लो पहले, 201 है ना। एविडेंसेस को टेम्पर करना, टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस, या फिर डिसअपियरिंग या डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंसेस, ये भी जरूरी है। दोनों चीजें जो हैं, कोई व्यक्ति ने किसी डेड बॉडी को जलाने की कोशिश करी, कोई व्यक्ति ने कोई अपराध किया उसके बाद सबूत मिटाने की कोशिश करी, तो 201 का चार्ज लगता है। ठीक है, हिंदी में लिखते जाना, याद रह जाएगा हमेशा के लिए। 201 हो गया। इसके साथ साथ आप सर यहाँ पर जैसे एक साधु है, वो जा रहा है, हाँ हाँ सर उसको एक डेड बॉडी रास्ते में मिली, हाँ हाँ उसको उसका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो जानता नहीं है, उसको हाँ बड़ी हाँ दया आई कि डेड बॉडी ऐसे पड़ी हाँ, हुई है, ठीक तो ठीक ठीक, समझ उसको गया मैं। देखो देखो, देख उसमें कर क्या है,
201 के लिए देयर मस्ट बी द मेंजरिया इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इंटेंशन मस्ट बी देयर कि आप कोई सच में कोई एविडेंसेस को टेम्पर या उनको डिसअपियर करने की कोशिश करें। अगर कोई आपका मेंजरिया नहीं है तो लाइबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है, वहां पे आपको बेनिफिट मिल जाता है जनरल एक्सेप्शंस का। जी गॉट इट? सर। जी सर, थैंक यू। ठीक है। इसके बाद आप 203 लिख लीजिए। 203 में लिखने के बाद आप डायरेक्टली चले जाएंगे सेक्शन नंबर, इट इज 220, 225, 225। पुलिस वाले किसी को ढूंढने आते हैं और आप उस व्यक्ति को पुलिस वालों को रोकने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय अ पर्सन टू हिज लॉफुल एप्रीहेंशन, ठीक है, 225। और 225 के साथ साथ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी सी, कुछ छूट ना जाए। हाँ, 186 रह गया है ना, 186 ऊपर छूट गया, उसको जरूर लिख लेना। 186, 186 लगता है, मान लीजिए पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करना है और लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं, या कोई भी पब्लिक सर्वेंट कोई लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस कर रहा है, तो वहां पे अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो 186 का चार्ज लगता है। ठीक है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सेक्शंस आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहने चाहिए। अगर आप कल कोई एग्जाम भी देते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं, या फिर प्रैक्टिस में भी हैं, या जुडिशरी क्वालिफाई कर जाते हैं, ये सारे सेक्शंस डे टू डे आपके साथ चलते जाएंगे। 228 कैपिटल ए, किसी भी आप लोगों से भी दरखास्त है, कोई भी अगर रेप विक्टिम है तो उस विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है विदाउट द परमिशन। और अगर कोई व्यक्ति करता है और ये चीज नॉलेज में आ जाती है तो 228 कैपिटल ए का चार्ज जो है वो ड्राफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स, एक लेंदी सेक्शन है ये, ठीक है, थोड़ा सा लंबा सेक्शन है, पढ़ लेना। पब्लिकेशंस, कोर्ट ऑर्डर्स में लोगों के विक्टिम्स के नाम नहीं आते हैं। निर्भया जो जैसे हम बार बार नाम लेते हैं तो इट इज नॉट द रियल नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर विक्टिम, तो इस तरह से नाम छुपाने का काम किया जाएगा। 228 कैपिटल ए कहता है कि डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम के लिए लोगों को लायबल किया जा सकता है। ये हो गए। इसके साथ साथ अब आप चले जाइए 268 पे। 268 में आपका पब्लिक न्यूसेंस है। अब ये जो सेक्शंस है ना, थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेहनत ज्यादा करनी है। 270, 271, 269 भी इवन, ठीक है। क्वारंटाइन को लेके 271 आ जाता है। आजकल क्वारंटाइन बना चल रहा है, ठीक है, कि एवरी पर्सन हैज टू फॉलो द क्वारंटाइन रूल्स, और अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है तो 271 के अंदर चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। तो ये चार सेक्शन यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये वाला चैप्टर है ना जो इवन सिर्फ दो दो लाइनों के सेक्शंस हैं, चैप्टर नंबर 14। तो इस चैप्टर को तो अगर आप 290 तक पूरा भी पढ़ लें या 294 तक तो कोई हरज नहीं है, ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए रहेगा। कुछ एक सेक्शन हम कर चुके हैं 279 एटसेट्रा, ठीक है, लेकिन इसको सिर्फ बेयर रीडिंग है आपकी नॉलेज के लिए, अगर नॉलेज इनहांस करना चाहते हो। अदरवाइज जो अगर इसमें से इंपॉर्टेंट निकालने हैं तो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 292 को लेके क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये हिकलिन टेस्ट पे बेस्ड है। हिकलिन टेस्ट एक फॉरेन जजमेंट आया था, उस फॉरेन जजमेंट में हिकलिन वाज द एक्यूज्ड पर्सन, तो उस व्यक्ति को लेके कोर्ट ने एक टेस्ट दिया कि कब माना जाएगा कि कोई व्यक्ति एब्सीन बुक्स जो है उसके लिए लायबल करना है, कोई ऐसी चीजें जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को सेक्सुअली प्रोवोक कर सकती हैं एटसेट्रा, तो उसके लिए हिकलिन टेस्ट 292 में आप लिख लेना। देयर बाय द नेक्स्ट थिंग इज 295 आप लोग कर लो। 295, 295 कैपिटल ए मैंने आपके साथ बहुत बार जिक्र कर दिया। 295 कैपिटल ए का, ठीक है, रिलीजियस फीलिंग्स को डेलिबरेटली वायलेट करना एटसेट्रा, ठीक है। 297 कर लेना। ब्यूरियल प्लेसेस पे, शमशान घाट में या फिर आपके जो है कब्रिस्तान में, ऐसी जगह पे अगर कोई व्यक्ति अननेसेसरली ट्रेसपास करता है और वहां पे जाके किसी की फीलिंग्स को इंटेंशनली वाउंड अप करता है,
जैसे मान लीजिए किसी का शव जलाने के लिए लेके जा रहे हैं और लोगों ने रोक दिया, किसी का अंतिम संस्कार नहीं होने दे रहे हैं या कहीं पे खुदाई नहीं करने दे रहे हैं, तो ऐसे केसेस में 297 का चार्ज ड्राफ्ट किया जाता है। तो ये वो सेक्शंस हैं जो आपने एडिशनली रिकॉर्ड कर लिए, तो इनको काम कर लेना, ठीक है। इसमें अब सिर्फ बेयर रीडिंग्स का काम है, आपके अपनी नॉलेज के लिए सारे सेक्शंस है और प्रीलिम्स के लिए कहीं ना कहीं जरूरी रहेंगे। इसके बाद फिर आपका 299 कल्पेबल होमिसाइड शुरू हो जाएगा, वो हम सारे कर चुके हैं, ठीक है। हर सेक्शन में इलस्ट्रेशन जहां पे आपको मिल जाए, कोई भी ऐसा सेक्शन हो जहां इलस्ट्रेशन है, उसको करना मैंडेटरी रहेगा, ठीक है, क्योंकि इलस्ट्रेशन से सवाल आएंगे। 307 में इलस्ट्रेशन मिल जाएंगी, अटेम्प्ट टू मर्डर में कुछ एक इलस्ट्रेशन आपको मिल जाएंगी। तो जितने भी सेक्शन है जहां पे इलस्ट्रेशन है, वो इलस्ट्रेशन वाला सेक्शन करना आपके लिए जरूरी, ठीक है। तो इसके बाद आपका फिर 374 तक तो ये सब चल रहा था। एक 373 जरूर लिख लेना, 373 और 373 नहीं, सॉरी 374 अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, 374 जरूर लिखना एक्स्ट्रा, ठीक है। ये सिर्फ इसकी मार्जिनल हेडिंग याद रखनी है और इसकी पनिशमेंट याद रखनी है, और कुछ नहीं। और ये लिख लेना कि ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 के साथ है, ठीक है। सेक्शन 374 आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 के साथ चलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्स्ट्रा थिंग्स जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। जो आपका लिस्ट नंबर जो मैंने आपको 3 दिया था, जिसमें आपका पर्सनल वर्क है, उसमें यही सब था, ठीक है। तो ये अब आपने करना है। जब भी टेस्ट लिए जाएंगे तो मोर प्रोबेबली ये वाला एरियाज को भी मैं कोशिश करूंगा कि टच करूं, ताकि आप इन पे काम करें। गॉट इट? चलिए, थैंक यू सो मच।